हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस में। एंड गाइस आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानव नेत्र तथा रंग का संचार। तो जो कि आपके क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 10 है, मानव नेत्र तथा रंग का संचार। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि मानव नेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मानव नेत्र जो है एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय सुग्राहिका है, जिसकी सहायता से हम अपने चारों ओर को देख सकते हैं तथा इसकी सहायता से हम रंगों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, और इसे हम मानव नेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी थ्योरी। अब देखिए हम लोग क्या है कि जो हमारी नेत्र है यानी हमारी आंख है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अत्यंत है महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप इमेजिन करिए, अगर आपको आंख ना मिली होती तो क्या आप अपने चारों ओर वस्तुओं को तथा जो भी प्राकृतिक चीजें हैं आप देख सकते थे? नहीं देख सकते थे। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए उस भगवान का जिन्होंने हमें इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी आंखें दी हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये तो थी हमारी आंखें। उसके बाद में देखिए अब क्या यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए मानव नेत्र की जो हमने थ्योरी लिखी है वो क्या है। देखिए मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को, देखिए चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। और इसे ही गाइस हम लोग क्या कहते हैं, मानव नेत्र कहते हैं। ये जो हमारे पास छोटी छोटी दो आंखें हैं, इसे ही हम मानव नेत्र कहते हैं। ठीक है, और इसके बिना शायद बहुत ही दिक्कत होती है जीने में, क्योंकि हम ना कुछ देख सकते हैं ना कुछ इमेजिन कर सकते हैं आंखों के बिना। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, इसके बाद की जो हमारी हेडिंग है वो क्या हो जाती है, सामंजन क्षमता। तो देखिए सामंजन क्षमता किसे कहते हैं, ये भी आंख से ही रिलेटेड है। तो देखिए अभिनेत्र लेंस क्या है, अभिनेत्र लेंस। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी दूरी को जो है क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है, उसे सामंजन क्षमता कहते हैं। देखिए अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी दूरी को सामंजन मतलब क्या लिखा है यहाँ पर, समायोजित कर लेता है, उसे हम सामंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारी आंख का एक निकट बिंदु होता है, वो ये होता है कि निकटतम यानी आंख से निकटता हम कितनी दूरी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उसे ही हम निकट बिंदु कहते हैं। देखिए आई थिंक जैसे ये मार्कर है, ठीक है, सपोज करिए कि ये एक मार्कर है, ये मेरे से लगभग इसकी डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। ओके, 25 सेंटीमीटर हमारी डिस्टेंस है इसके साथ। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए मार्कर में देखिए जो भी यहाँ पर मार्कर में लिखा हुआ है हम इसे बराबर पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो ये जो हम पढ़ सकते हैं इसे स्पष्ट, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, क्या निकट बिंदु हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम हम इतनी दूरी तक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो ये हमारा निकट बिंदु है। ठीक है, अब चलिए हम इसकी थ्योरी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए निकट बिंदु की जो थ्योरी है वो क्या है कि आंख के अधिक से अधिक निकट का वह बिंदु, देखिए हमने क्या बताया, अपने निकट यानी ये अधिकतम निकट की दूरी जो है कितनी होनी चाहिए। देखिए वह बिंदु, निकट का वह बिंदु जिसे आंख बिना अपनी सामंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकती है, आंख का निकट बिंदु कहलाता है। आंख का क्या कहलाता है, निकट बिंदु कहलाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक मेन पॉइंट लिखा हुआ है कि स्वस्थ आंख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अब देखिए स्वस्थ आंख के लिए यह दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है। अब देखिए किसी किसी को हो जाता है मोतियाबिंद। ठीक है, आपने सुना होगा बहुत लोग कहते हैं मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद कैसे होता है, मोतियाबिंद क्या होता है कि हमारी आंखों के ऊपर एक पतली झिल्ली नुमा जो एक पतली झिल्ली नुमा परत चढ़ जाती है, जिसके कारण हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है,
तो देखिए उसे हम मोतिया बिंदु कहते हैं। लेकिन स्वास्थ्य आंख के लिए हम बात कर रहे हैं निकट बिंदु की ना, तो स्वास्थ्य आंख के निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि आंख के अधिक से अधिक निकट का वह बिंदु जिसे आंख बिना अपनी सामंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, आंख का निकट बिंदु कहलाता है। और यहाँ पर देखिए एक चीज और है कि स्वास्थ्य आंख के लिए यह दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है। ये आप लोग याद रखिएगा कि हमारा जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ओके, अब ये था हमारा निकट बिंदु। अब हम बात करते हैं गाइस दूर बिंदु की। जो हमारा दूर बिंदु होता है वो क्या होता है? तो देखिए दूर बिंदु क्या होता है कि वह दूरतम बिंदु जिसे आंख बिना सामंजस्य क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकती है, आंख का दूर बिंदु कहलाता है। देखिए अब क्या है, अभी तक निकट बिंदु में सिर्फ और सिर्फ हमने अधिक से अधिक निकटतम दूरी ली थी। अब इसमें हम अधिक से अधिक दूरतम दूरी लेंगे, दूरतम, ठीक है। और बाकी थ्योरी आपकी सेम है। अगर आप निकट बिंदु याद कर लिया तो दूर बिंदु आप याद कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखिए अब दूर बिंदु हमारा क्या है कि वह दूरतम बिंदु, ठीक है, जिसे आंख बिना सामंजस्य क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? आंख का दूर बिंदु कहते हैं। और यहाँ पर एक मेन पॉइंट है कि सामान्य आंख के लिए यह बिंदु जो होता है अनंत पर होता है। अब देखिए निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर, इसकी एक सीमा है, एक लिमिट है कि हम 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं देख सकते, ज्यादा दूर नहीं देख सकते, ठीक है, स्पष्ट रूप से अधिकतम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निकट बिंदु। और दूर बिंदु में क्या है कि दूर बिंदु जो है अनंत होता है। अब यहाँ से देखिए सबसे दूर बिंदु हम चंद्रमा देख लेते हैं, सूर्य देख लेते हैं, आसमान देख लेते हैं ना, बहुत दूर दूर तक तारे देख लेते हैं, चांद देख लेते हैं ना, तो बहुत दूर दूर तक देखते हैं। तो अब उसकी दूरी कितनी है? बहुत दूरी है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनंत, ठीक है, अनंत दूरी। तो क्या हो जाएगा कि सामान्य आंख के लिए यह बिंदु जो है अनंत पर होता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। कितने हेडिंग हमने बताई आपको? देखिए मानव नेत्र, सामंजस्य क्षमता, निकट बिंदु, दूर बिंदु, 4 हेडिंग हमने आपको बताई जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब गाइस यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि देखो जो पीत बिंदु होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि पीत बिंदु क्या होता है। देखिए अब जो है कि दृष्टि पटल के मध्य में जो है एक पीला भाग होता है जिस पर बना प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दिखाई देता है। क्या होता है? बहुत ही स्पष्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं, ठीक है। देखिए मानव नेत्र के अंदर देखो एक क्या होता है? दृष्टि पटल होता है, ठीक है। मानव नेत्र के अंदर दृष्टि पटल होता है और दृष्टि पटल के मध्य में एक पीला भाग होता है, यानी दृष्टि पटल के मध्य में एक पीला भाग होता है जिस पर बना प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। ओके, उसके बाद में आपको ये पता चल चुका है कि पीत बिंदु किसे कहते हैं। अब गाइस यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं आंध बिंदु के, क्योंकि पीत बिंदु तो आपको एकदम अच्छी तरीके से पता हो चुका है। देखिए मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि पीत बिंदु किसे कहते हैं। तो दृष्टि पटल के मध्य में जो है एक पीला भाग होता है जिसमें जो है कि कोई भी प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। ओके, तो अब आप लोगों को ये याद हो गया होगा। आई होप, मुझे पता है आप लोग बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, जो कि आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ ताकि आपको बहुत ही जल्दी तरीके से याद हो जाए। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा सेकंड वाला है हेडिंग वो क्या है? आंध बिंदु। तो गाइस यहाँ पर देखिए जो आंध बिंदु होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए दृष्टि पटल के जिस स्थान को भेद कर यानी छेद कर या भेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, उस स्थान पर पड़ने वाली प्रकाश का दृष्टि पटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस स्थान को आंध बिंदु कहते हैं। देखिए अब क्या होता है, जो प्रकाश की वो होती है, क्या होती है? किरणें होती हैं, यानी कि दृष्टि पटल के जिस स्थान को भेद कर, अब दृष्टि पटल में एक स्थान होता है जिसको भेद कर जो दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं, क्या होता है?
दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं वो मस्तिष्क को जाती है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हमने कोई चीज, अब सपोज करिए हमने यहाँ पर देखा मार्कर, यहाँ से हमने मार्कर देखा और मार्कर को देखने के बाद हमारे आंख के दृष्टि पटल के मध्य में एक स्थान होता है जहां पर वो क्या होता है, तंत्रिका, प्रकाश तंत्रिका जो है हमारे आंखों में जाते हैं। आंखों में जाने के बाद वो सीधा मस्तिष्क में जाते हैं, जो हमें मस्तिष्क बताता है कि ये मार्कर है, वरना हमें क्या पता ये क्या है, ठीक है। तो वही चीज होता है। अब उसके बाद देखिए क्या होता है कि दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, ठीक, उस स्थान पर पड़ने वाली प्रकाश का, ठीक है, पड़ने वाले प्रकाश का दृष्टि पटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए अब वहां पर जो प्रकाश पड़ता है उसका दृष्टि पटल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, आंध बिंदु कहते हैं, ठीक है। उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, आंध बिंदु कहते हैं। ओके, तो आपको आंध बिंदु भी एकदम अच्छी तरीके से याद हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि दृष्टि पटल के जिस स्थान को भेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, ठीक है, उस स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश का दृष्टि पटल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, एंड उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, आंध बिंदु कहते हैं। तो आपको देखिए क्या चीजें पता चल गई हैं, आंध बिंदु पता चल चुका है और पीत बिंदु। अब हमारा जो हेडिंग है वो क्या है, कार्निया। अब देखिए मानव के आंख में यानी मानव के नेत्र में एक और भाग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कार्निया क्या होता है, तो कार्निया देखिए नेत्र गोलक का नेत्र गोलक के समान नेत्र गोलक के सामने जो है का भाग कुछ उभरा हुआ होता है। अब जब आप देखेंगे मानव नेत्र तो उसके आगे का जो भाग होता है थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ठीक है, थोड़ा सा आगे साइड में ज्यादा निकला हुआ होता है, ठीक है, तथा पारदर्शी भी होता है, उभरा हुआ होता है एंड पारदर्शी होता है, तभी तो हम इधर से अंदर के भाग में देख पाते हैं, ठीक है। पारदर्शी होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं, और प्रकाश जो है इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है। अब देखिए गाइस यहाँ पर क्या है कि नेत्र जो है गोलक के सामने का भाग जो होता है कुछ उभरा हुआ होता है, ठीक है, और जो कि पारदर्शी होता है। एंड अब देखिए यहाँ पर अगर ये पारदर्शी ना होता, मान लीजिए ये आंख है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है, इस प्रकार से उभरा हुआ भाग होता है जिसे हम होता है, ठीक है, और ये पारदर्शी होता है, तभी तो प्रकाश की किरणें इसको भेद कर अंदर जो है जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है, इसी भाग से प्रकाश जो है नेत्र में प्रवेश करता है। अब जो प्रकाश है इसी भाग से नेत्र के अंदर जाएगा, तभी तो ये जो उभरा हुआ भाग होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से कार्निया पता चल चुका है। अब हमारी एक हेडिंग और बची है जो है जलीय द्रव। तो अब देखिए हम देखते हैं कि जलीय द्रव किसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जलीय द्रव का होता है कि हमारे आंख में अंदर की तरफ एक जलीय द्रव भरा होता है, एंड वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के स्थान में क्या होता है, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जो है जल के समान एक द्रव भरा होता है, ठीक है, जल के समान एक द्रव भरा होता है। देखिए नेत्र लेंस एंड कार्निया के बीच में जल के समान एक द्रव भरा होता है, जो कि क्या होता है, अत्यंत पारदर्शी होता है, बहुत ही ज्यादा पारदर्शी होता है, यानी एकदम व्हाइट होता है, हम इस पार से उस पार देख सकते हैं, ठीक है। तो पारदर्शी होता है तथा 1.336 अपवर्तनांक का होता है, ठीक है। ये एक नंबर है जो कि 1.336 अपवर्तनांक का होता है, एंड उसी को हम क्या कहते हैं गाइस, जलीय द्रव कहते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से पता चल चुका होगा कि जलीय द्रव किसे कहते हैं। तो एक बार हम फिर से इसे रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच मध्य स्थित एक जो है कि क्या होता है, जल होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि द्रव भरा होता है, ठीक है, जल के समान जो है द्रव भरा होता है।
जो कि अत्यंत ही पारदर्शी होता है एंड उसका अपवर्तनांक जो होता है 1.336 होता है एंड इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। एंड अब गाइस आपको चार रीडिंग पता चल चुके हैं, पीत बिंदु, आन बिंदु, कार्निया, जलीय द्रव, जिसमें हम देखेंगे दृष्टि दोष क्या है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि दृष्टि दोष क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए जब क्या होता है दृष्टि दोष, कि जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है, ठीक है, क्या होता है, जब जो है नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है तब जो है वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती है, ठीक है, नहीं आती है। यह स्थिति तब आती है जब नेत्र की सामंजन क्षमता प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए कम हो जाती है या पूर्णतः खत्म हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए कारण क्या है, देखिए जब नेत्र में प्रतिबिंब, देखिए रेटिना के वजह से ही हमारे नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ पर नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है। देखिए यहाँ पर अगर रेटिना है तो प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, अगर इसके आगे या पीछे बनेगा तो वस्तु हमें नजर नहीं आती है स्पष्ट रूप से, ठीक है। और यह तब होता है जब नेत्र की सामंजन क्षमता प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए कम हो जाती है या फिर पूर्णतः खत्म हो जाती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। अब यहाँ पर देखिए दृष्टि दोष आपको कंफर्म पता हो चुका है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम आपको बता दें कि दृष्टि दोष जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो यह दोष दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए ये तो दोष जो है वो कौन कौन से दोष हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो हमारा दोष होता है वो क्या होता है, यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले देखेंगे निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम हेडिंग क्या डालेंगे, निकट दृष्टि दोष। ओके, तो हमारी हेडिंग क्या पड़ चुकी है यहाँ पर, निकट दृष्टि दोष। अब देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में गाइस निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। इसे ही हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तु क्या हो जाएगा, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। इसी को क्या कहते हैं गाइस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। इसी को निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। यहां पर देखिए हमारी हेडिंग क्या हो चुकी थी
कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अब देखिए, इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो ये सेम अपने आप के अपोजिट होता है, यानी मैं अपने अपोजिट हूँ, या ये अपने आप के अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर क्या है, निकट दृष्टि दोष, तो इसका अपोजिट क्या होगा कि निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष का, कि इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, एंड इसी को गाइस कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे गाइस कि इसके क्या कारण है कि निकट दृष्टि दोष आदमी को या मनुष्य को हो जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, ओके। तो आइए हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर हम कारण। तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, कारण। अब यहाँ पर देखिए कारण क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष के जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं। तो गाइस यहाँ पर कारण होता है कि निकट लेंस की वक्रता बढ़ जाए तथा फोकस दूरी कम हो जाए, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष होता है। तो यहाँ पर हम कारण लिख देते हैं। कारण क्या हो जाएगा यहाँ पर, निकट लेंस की वक्रता बढ़ जाए तथा फोकस दूरी कम हो जाए तो व्यक्ति, ठीक है, क्या हो जाएगा, व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो व्यक्ति को क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। क्या हो जाएगा, हो जाता है ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर कारण भी पता चल चुका है कि निकट दृष्टि दोष क्यों होता है। तो देखिए, निकट लेंस की वक्रता बढ़ जाती है तथा फोकस दूरी कम हो जाती है, तो व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, एंड यही कारण है निकट दृष्टि दोष होने का। तो अब यहाँ पर देखिए गाइस, हम लोग क्या देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष के कारण तो देख लिए, अब हम देखेंगे निवारण की हमें इसके उपचार के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसके निवारण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके निवारण। तो एक लाइन का है इसका निवारण, ठीक है। इसका निवारण जो है एक लाइन का बहुत ही सिंपल सा है। तो क्या करना चाहिए, देखिए हम लिखते हैं इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, ठीक है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, प्रयोग करना चाहिए। तो गैस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसका निवारण, कि इसके निवारण में क्या हो जाएगा, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जिससे निकट दृष्टि दोष से बचा जा सके। ओके, तो ये था हमारा निकट दृष्टि दोष। अब गाइस यहाँ पर हम लोग देखेंगे
एक और दोष हमारा है दूरदृष्टि दोष, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है यह दो प्रकार के दोष होते हैं। नंबर 1 पर आता है निकट दृष्टि दोष, और नंबर 2 पर हमारा जो आता है वो क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दूरदृष्टि दोष। अब गाइस यहाँ पर देखिए हम लोग देखेंगे दूरदृष्टि दोष। तो अभी तक हमने निकट दृष्टि दोष देखा और हमने निकट दृष्टि दोष का अपोजिट किया था। अब हम दूरदृष्टि दोष का अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, जिसे हम दूरदर्शी दोष कहते हैं। ओके, तो आइए यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब आपका क्या हो चुका है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, जिसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए गाइस, इसका जो कारण होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे और इसका भी कारण लिखेंगे। ठीक है, तो हम कारण लिखते हैं, कारण। तो यहाँ पर हम लोग कारण लिखेंगे, यहाँ पर हमारा कारण क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, घट जाती। ठीक, उसमें बढ़ जाता था, इसमें क्या हो जाएगा, घट जाती है, तथा फोकस दूरी क्या हो जाती है गाइस, बढ़ जाती है। यही कारण है, बढ़ जाती है, यही कारण है
दृष्टि दोष का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ये मत लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाती है जिसके कारण फोकस दूरी जो है बढ़ जाती है, इसी कारण से हमें दूरदृष्टि दोष होता है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। और गैस अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसके निवारण। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके निवारण। तो क्या हो जाएगा, इसके निवारण। इसके निवारण, तो इसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए अब दूरदृष्टि दोष में हमें अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, करना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर देखिए हमारा निवारण क्या है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो आई होप कि गाइस आपको जो है क्या हो जाएगा, दृष्टि दोष क्या है ये पता चल चुका है और दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष पता चल चुका है। एंड गाइस यहाँ पर देखिए अब आप लोग भूल जाते होंगे कि दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करें, निकट दृष्टि दोष में कौन सा यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोग एक फार्मूला याद रखिएगा, देखिए NaDu, ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नाडू। क्या हो जाएगा, नाडू। अब इससे ये मतलब आपका निकलेगा, ना से निकट दृष्टि दोष और आ से अवतल लेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। डी से दूर दृष्टि दोष, यू से उत्तल लेंस। तो यहाँ पर एक आपका फार्मूला जो है बनकर तैयार हो चुका है, क्या हो जाएगा, नाडू। तो आप लोग याद रखिएगा नाडू यानी निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारे दोष समझ में आ गए होंगे। एंड गाइस आज जो आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार था, इस चैप्टर आज हम समाप्त कर चुके हैं। ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। तो अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे इसका अगला चैप्टर हमारा क्या है साइंस में। ठीक है, तो उसकी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।